हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो कक्षा 12 इतिहास, खास करके यूपी बोर्ड के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए मैं एक इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आया हूं, जिसमें मैं सभी तरीके के पीवाईक्यूज यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, खास करके जो हाल के साल 2 साल 3 साल में क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो आपके इतिहास के परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग यूपी बोर्ड में कई सारे क्वेश्चन बैंक्स को देखते होंगे, उन सभी क्वेश्चन बैंक्स का क्रक्स, जिससे आपको सारे के सारे एमसीक्यूज एक साथ मिल जाए और आप चैप्टर को और पूरे सिलेबस को एक बार चेक कर सके कि कितने तैयार हैं और कितने क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। इसलिए मैं एक ओवरऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या पीवाईक्यू का एक सीरीज लेकर आपके सामने आया हूं। तो यूपी बोर्ड के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही, पर बाकी भी जो बोर्ड्स हैं, बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, उनके लिए भी ये उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्हीं चैप्टर्स के ये सारे सवाल हैं। तो इससे पहले कि मैं ये सेशन स्टार्ट करूं, एक बात ध्यान रखिएगा कि मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम का जो पूरा प्लेटफॉर्म है, यहां से आप घर बैठे कक्षा 7 से 12 तक की सारी शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क पा रहे हैं, जिसमें 1 या 2 चैप्टर पढ़ने के बाद आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है और आप किसी भी बोर्ड से पढ़ाई करते हो, आपकी पूरी की पूरी शिक्षा यहां पर निःशुल्क आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। ठीक है, इसी इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ हम पार्ट 1 चैप्टर नंबर 1 जो ईटीएम मनके तथा अस्थियां हैं, जो हड़प्पा सभ्यता वाला चैप्टर है, वहां से शुरुआत करेंगे और एक एक करके हम सभी चैप्टर्स को आज के इस सेशन में कवर करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं, कितने गलत, और आप कितने तैयार हैं आने वाली परीक्षा के लिए। आगे और लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन का भी मैं सीरीज आपको करा दूंगा। एक बात मैं आपको और बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स की जो एक्सपर्ट टीम है, उस टीम ने आपके लिए क्लास 10th का सैंपल पेपर रिलीज कर दिया है। मतलब सैंपल पेपर की जो बुक है, जो जिस किताब से आप अलग से अलग सैंपल पेपर सॉल्व कर सकते हैं, वो आपको रिलीज कर दिया गया है, जिसे आप स्कैन करके भी मंगा सकते हैं और मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर भी जाकर इसकी सारी डिटेल हासिल करके वहां से इस किताब को ले सकते हैं। क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए ये बेहद यूजफुल और कारगर किताब हो सकती है। आइए अब स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन और देखते हैं सबसे पहला सवाल। तो पहला सवाल है कि भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता कौन सी थी। हमने ये देखा था कि पहली सभ्यता जिसकी बकायदा जिसको खोज किया गया और जो एक नगरीय सभ्यता निकली, जो एक अर्बनाइज सिटी के तौर पर देखी जा रही थी, जिसमें वो सारी विशेषताएं थी जो किसी भी प्लान्ड या नियोजित शहर में होती है, वो कौन सा शहर देखा गया? हड़प्पा। पूर्व वैदिक, उत्तर वैदिक या लौह युग, तो इसको बोला गया हड़प्पा। और ध्यान रखिएगा, ये कांस्य युग कहा जाता है, कांस्य युग। यहां पर लोहे से लोग परिचित नहीं थे। लोह युग तो प्रारंभिक राज्य, जब महाजनपदों का राज्य शुरू हुआ, वहां से स्टार्ट होता है। तो हड़प्पा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये 2022 में ही सवाल पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, लोथल कहां स्थित है? पंजाब, गुजरात, राजस्थान या हरियाणा? तो जाहिर सी बात है, लोथल कहां है? लोथल आपको है गुजरात में। ये इंपॉर्टेंट हड़प्पन साइट है, यानी हड़प्पा सभ्यता की एक इंपॉर्टेंट बिंदु है, एक इंपॉर्टेंट शहर है। और ये किस लिए फेमस है? पोर्ट सिटी, यानी बंदरगाह यहां पर पाया गया है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, तो लोथल कहां है? गुजरात में। अगला सवाल यहां पे दिया हुआ है, देखिए किस ईयर में पूछे गए हैं, बाकी और कई सालों में भी पूछे गए हैं। हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मनका बनाने का प्रमाण मिलता है? मनका बनाना आपको पता है कि इंपॉर्टेंट एक कलाकृति वहां की मानी जाती है। मनकों का इस्तेमाल वहां के लोग करते थे और एक तरह से वो शिल्पकारी के तौर पर आप उसको देख सकते हैं। तो धौलाव, रोपड़, चुंदड़ो या कालीबंगा? तो चुंदड़ो का नाम बहुत फेमस है और ये मनका बनाने के लिए बहुत फेमस सिंधु सभ्यता में देखा गया था स्थान। अगला सवाल है, सैंधव सभ्यता के किस स्थल पर बंदरगाह के साक्ष्य मिले? अभी मैंने आपको ये एक हिंट दिया था। तो बंदरगाह यानी कि सी पोर्ट्स। हमने देखा था कि समुद्री मार्गों से भी व्यापार हो रहा था। हमने भी देखा था कि मिस्र और मेसोपोटामिया समकालीन सभ्यताएं भी थी। और जो बंदरगाहों के साक्ष्य मिले हैं वो लोथल से मिले हैं। और लोथल कहां है? गुजरात में। अगला सवाल है, सैंधव सभ्यता में सर्वाधिक पूजनीय कौन था? मातृदेवी, पीपल, बत्तख या रुद्रशिव? हमने देखा था कि सैंधव सभ्यता में प्रकृति पूजा, नेचर, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस देखा गया। तो प्रकृति पूजा में मातृदेवी खास करके यहां पर देखा गया है कि इंपॉर्टेंट पूजनीय। बाकी इसके अलावा शिव पूजा के भी कुछ साक्ष्य मिले हैं, ऐसा भी देखा गया है। और जो वृक्ष हैं उनके भी पूजाओं की देखा गया है। सैंधव सभ्यता में विशाल स्नानागार, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं द ग्रेट बाथ। ठीक है, द ग्रेट बाथ।
तो ये जो विशाल स्नानागार है जहां पर ये माना जाता है कि धार्मिक अवसरों पर या रिलीजियस मोमेंट्स पर यहां पर सब लोग गैदर होकर इकट्ठा होकर नहाते थे या उसको सेलिब्रेट करते थे उस ओकेजन को। यानी कुल मिलाकर आम सहमति इतिहासकारों में ये है कि इसे कहीं ना कहीं किसी धार्मिक अवसर पर ही प्रयोग में लाया जाता था। और ये प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो, जिसको हम क्या कहते हैं, मृत्यु का टीला भी कहते हैं। और ये दूसरा एक इंपॉर्टेंट जो है नगर है हड़प्पन सभ्यता का, और इसकी खोज या इसको पाया था राखल दास बनर्जी। ये नाम याद रखिएगा, राखल दास बनर्जी। और हड़प्पा के लिए किसका नाम याद रखना है, जल्दी बताइए। हड़प्पा के लिए याद रखना है राय बहादुर दयाराम साहनी। राय बहादुर दयाराम साहनी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगला सवाल है, सैंधव सभ्यता में शिल्प कला में सर्वोत्कृष्ट धातु कांसे की नर्तकी, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है डांसिंग गर्ल, ठीक है, डांसिंग गर्ल, ये मूर्ति कहां से मिली है। और कांसा उस समय बहुत इंपॉर्टेंट था। कांसा बनता किससे था, कॉपर प्लस टिन, इनको मिलाकर बनाया जाता था। तो ये कहां से मिली है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, भगवानपुरा या हुलास। सही जवाब हो जाएगा मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो में उत्खनन आरंभ हुआ 1920 में, 1925 में, 1930 और 1928। सही जवाब 1925। SRR राव द्वारा 1955 में किस स्थान का उत्खनन कराया गया, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल या धोलावीरा। तो सही जवाब हो जाएगा कालीबंगा, ठीक है। किसे मृतकों का टीला कहा जाता है, मैंने आपको बताया था। तो मृतकों का टीला जो है वो मोहनजोदड़ो शब्द से बना है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है, तो मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। वहां बहुत सारे एक तरह से कह सकते हैं कि मृतकों के पुरातत्व पाए गए थे। तो ये था चैप्टर 1। चैप्टर 1 से जो इंपॉर्टेंट पूछे गए एमसीक्यूज थे, जो हाल फिलहाल के सालों में पूछे गए हैं, उनसे संबंधित ये प्रश्न थे। अब आइए जो चैप्टर 2 है, जो राजा, किसान और नगर वाला चैप्टर है, जिसमें हमने मौर्य प्रशासन देखा, जिसमें हमने क्या देखा, जिसमें हमने देखा कि अंगुत्तर निकाय से 16 महाजनपदों की चर्चा की गई है। प्रमुख रूप से चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक की बात की गई है। अशोक का धम्म देखा। ये सारी चीजों, प्रारंभिक राज्यों का अस्तित्व कैसे बना, कैसे एक राजनीतिक एकीकरण हुआ पूरे देश में, एक राज व्यवस्था शासन स्थापित होकर, ये सारी चीजें हमने राजा, किसान और नगर वाले चैप्टर में देखी थी। तो थोड़ा सा इससे भी संबंधित क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो लोहे का प्रयोग कब से आरंभ हुआ। अब ये जो युग था वो लौह युग था, ठीक है। इसीलिए महाजनपद भी विकसित हो रहे थे, क्योंकि लोगों के पास लोहे का खोज हो चुका था। तो लोग क्या कर रहे थे कि खेती के भी उपकरण लोहे वाले बना रहे थे, और लोहे से और बहुत सारे हथियार भी बना रहे थे। तो जैसे मगध साम्राज्य के पास लौह अयस्क बहुत अच्छा था, तो अच्छे उन्नतशील हथियार बना रहे थे, तो वो बहुत शक्तिशाली भी होते चले जा रहे थे। तो लोहे का प्रयोग लगभग जो है 1000 ईसा पूर्व से स्टार्ट हो गया। ये चैप्टर 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के आसपास का घूमता है। जेम्स प्रिंसेप ने अशोक को उसके उपनाम प्रियदर्शी से कब पहचाना है, 1837। हालांकि 1838 में पहली बार जो है ये अभिलेखों को पढ़ा जा सका था। गिरिव्रज किसकी राजधानी थी, तो गिरिव्रज थी राजधानी मगध की, जो एक तरह से राजगीर जो थी उसके लिए कहा जाता था, राजगढ़। अशोक के अधिकांश प्राकृत अभिलेख लिखे गए हैं खरोष्टी में, ब्राह्मी में, ग्रीक में, अरामाइक में। तो ज्यादातर ब्राह्मी में लिखे गए हैं, केवल ब्राह्मी में नहीं, ज्यादातर ब्राह्मी में। अच्छा, खरोष्टी लिपि की क्या विशेषता थी, ये उल्टा लिखा जाता था, दाएं से बाएं ओर। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो एक ये इसकी विशेषता रहती थी। अगला सवाल है, कलिंग की राजधानी कौन थी। कलिंग वो राज्य था जिसे अशोक ने आखिरी युद्ध के तौर पर लड़ा, और आखिरी युद्ध के तौर पर लड़ने के बाद फिर ये घोषणा कर दी कि अब हम कोई युद्ध नहीं करेंगे, और वहां से उन्होंने धम्म को अपनाया, शांति को अपनाया। तो तोशाली जो थी, या जिसको तोसली भी कहते हैं, ये कलिंग की राजधानी थी, जो उड़ीसा और उड़ीसा के आसपास जो आप भुवनेश्वर का पूरा इलाका देखते हैं, पुरी वगैरह, वो सब। पुष्यमुत्र ने शुंग वंश की स्थापना कब की, तो बृहद्रथ जो है मौर्य वंश का अंतिम शासक था, और बृहद्रथ को मारने के बाद पुष्यमुत्र शुंग ने इसकी स्थापना 184 ईसा पूर्व में की थी। संगम साहित्य में किस राज्य का उल्लेख मिलता है, आपको पता है ये
ये दक्षिण भारत का साहित्य है और इसमें एक तरह से कह सकते हैं कि जो वहां के राज शासन चल रहा था, 2-3 जैसे चोल, चेर और पांडे का, इन सभी शासन का इसमें उल्लेख किया गया है, इसमें विशेषताएं बताई गई हैं, तो तीनों हो जाएंगे। संगम लिटरेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? चंद्रगुप्त, चाणक्य, मेगस्थनीज या शूद्रक? तो मेगस्थनीज ने कौन सा लिखा था? मेगस्थनीज ने लिखा था, जो कौन था? एक ग्रीक राजदूत था, ग्रीक राजदूत, और इसने लिखा था इंडिका। जो चाणक्य कौटिल्य था उसने लिखा था अर्थशास्त्र, ठीक है। और चंद्रगुप्त ने तो मौर्य वंश की स्थापना की थी, तो ये ध्यान रखिएगा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा इसमें से चाणक्य, कौटिल्य ने। इनका एक और नाम था, चाणक्य और कौटिल्य के अलावा भी एक नाम था, कमेंट बॉक्स में बताइए क्या नाम था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा यूनानी दूत सेल्यूकस द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था? डायोडोरस, मेगस्थनीज, डायमेक्स या एंटीगोनस? तो जाहिर सी बात है, सही जवाब क्या हो जाएगा? मेगस्थनीज था जो उसको भेजा गया था। इंडिका के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी, मेगस्थनीज, चाणक्य, चंद्रगुप्त? सही जवाब हो जाएगा मेगस्थनीज इंडिका के लेखक थे। साम्राज्य के अधिकांश हिस्से में अशोक के शिलालेख लिखे गए हैं, प्राकृत में, संस्कृत में, तमिल में या पाली में? सही जवाब क्या हो जाएगा? प्राकृत में। मेगस्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था वो क्या था? कवि, चिकित्सक, नाविक या इतिहासकार? सही जवाब क्या हो जाएगा? वो एक इतिहासकार या हिस्टोरियन था, जो एक ग्रीक हिस्टोरियन था। निम्नलिखित में से किसके अभिलेखों में राजा को देवता का प्रिय बताया गया है? ध्यान रखिए, यह हमने कई जगह देखा था कि कई जगहों पर जो राजा का देवत्व का सिद्धांत है कि राजा को देवताओं के समान बताया जाए, ये संगम काल के भी, मतलब दक्षिण भारत के भी राजाओं ने किया और उत्तर भारत में भी, तो वहां पर इसको देखा गया। और यहाँ पर राजा देवताओं का प्रिय, राजा को देवताओं का प्रिय अशोक को बताया गया, प्रियदर्शी भी कहा गया। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, जिसको समुद्रगुप्त क्या कहा गया? नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो प्रयाग यानी इलाहाबाद वाली जो प्रशस्ति थी, इसकी रचना किसने की थी? हरिशेन ने, नागसेन ने, बाणभट्ट ने, कालिदास ने। प्रशस्ति मतलब होती है राजा की तारीफ, उसकी बातों को, उसकी कीर्ति को बताना। तो ये किया था किसने? ये किया था हरिशेन ने। तो ये हमारा था चैप्टर नंबर 2। जैसे हमने किसका कर लिया? हड़प्पा सभ्यता का, वैसे हमने राजा, किसान और नगर का कर लिया। और अब हम करेंगे पार्ट 3, बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। आइए कुछ इस चैप्टर के भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देख लेते हैं। तो पहला सवाल है कि प्राचीन काल में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? अब इस चैप्टर में महाकाव्य, विवाह, ये सारी चीजों का, सांस्कृतिक चीजों का उल्लेख है। तो 4, 5, 6 और 8। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 8। कौन कौन से विवाह थे? तो इसमें अगर आप देखें तो एक तो ब्रह्म विवाह, ठीक है ना, एक तो आपका ब्रह्म विवाह दिखा था। और कौन से जो जो याद आ जाए? प्रजापत्य विवाह, एक तो ब्रह्म विवाह, एक प्रजापत्य विवाह, ठीक है, राक्षस विवाह, पैशाच्य विवाह, ठीक है। तो ब्रह्म, प्रजापत्य, राक्षस, पैशाच्य, ये सारे विवाह थे। और 4 भी विवाह हैं जो अलग अलग तरीके के मैंने आपको बताए हैं। तो ये 8 तरीके के कुल मिला के विवाह जो है वो महाकाव्यों में बताए गए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। दैव विवाह, गांधर्व विवाह, तो इस तरह के विवाह हैं। चलिए अगला सवाल, श्रीमद् भगवत गीता महाभारत के किस पर्व का अंश है? द्रोण पर्व, भीष्म पर्व, अनुशासन पर्व, शांति पर्व? तो श्रीमद् भगवत गीता, जिसमें स्वयं 18 अध्याय हैं, जो 3 भागों में विभक्त है, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, ठीक है। क्रम अगर देखें तो ज्ञान, कर्म और भक्ति, ऐसे 3 अध्याय हैं। तो वो किस पर्व में आता है? तो वो आता है भीष्म पर्व में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, गौतमी पुत्र सतकर्णी किस वंश का राजा था? ये इकलौता वंश था जिसमें महिलाओं को थोड़ा ज्यादा प्रेफरेंस दी जाता था, जैसे गौतमी पुत्र माता का नाम लगाया जाता था। राष्ट्रकूट, पाल, चालुक्य और सातवाहन, तो ये थी सातवाहन डायनेस्टी। अगला सवाल है, रामायण के रचयिता कौन है? वेद व्यास, कौटिल्य, तुलसीदास, वाल्मीकि? देखिए एक चीज का ध्यान रखिएगा, वेद व्यास के ने रचा महाभारत, ठीक है। कौटिल्य ने रचा अर्थशास्त्र। अब ये 2 महानुभावों में कंफ्यूजन होता है। तुलसीदास जी ने रामायण नहीं लिखा है, तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस, रामचरितमानस, ठीक। और ये लिखा है अवधी भाषा में, अवधी भाषा में, ठीक है। वाल्मीकि ने लिखा है रामायण,
ठीक है, और ये है संस्कृत में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको बहुत जरूर रूप से ध्यान रखिएगा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? वाल्मीकि। अगला सवाल है मनुस्मृति का काल कौन सा है? तो आपको पता है कि हमारे यहाँ स्मृतियां होती हैं और श्रुतियां होती हैं। तो श्रुति वेद कहे जाते हैं, स्मृतियां एक तरह के कानून किताबें लॉ बुक के तौर पर देखी जाती थी, जिसे फॉलो करना चाहिए। तो 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी, 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी, 100 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी। सही जवाब क्या हो जाएगा? 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक। बीबी लाल ने मेरठ जिले के हस्तिनापुर नामक गांव का उत्खनन कब किया? तो यह किया था 1951-52 में, और यहां पर भी हड़प्पा सभ्यता के पूरे साक्ष्य पाए गए हैं। अनेकांतवाद का सिद्धांत किस धर्म से है? तो अनेकांतवाद या जिसको स्यादवाद भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है नहीं है, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग जैन धर्म का फिलॉसफी है स्यादवाद, जो किसी भी चीज को ना पूरी तरह स्वीकारता है ना पूरी तरह नकारता है। तो ये जुड़ा हुआ है किससे? जैन धर्म से। और जैन धर्म के प्रवर्तक कौन कहे जाएंगे? महावीर स्वामी, 24वें तीर्थंकर, ठीक है, महावीर स्वामी। महाभारत के रचयिता कौन है? कृष्ण, व्यास, विदुर, अर्जुन। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? व्यास। भगवत गीता सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश किसका है? भागवत पुराण का है, रामायण का है, महाभारत का है, या देवी भागवत का है? सही जवाब हो जाएगा महाभारत का अंश है। ऋग्वेद में ऋत का क्या तात्पर्य है? देखिए 4 वेद हैं हमारे, कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, ठीक है, यजुर्वेद, यजुर्वेद। तो ये ध्यान रखिएगा, ये 4 तरह के वेद हैं। तो इसमें जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में ऋत शब्द का आया है। ऋत का मतलब होता है जो नियम कानून फॉलो किया जाए। इसी ऋत से रीता बनाया, आपने रीता नाम सुना होगा कई लड़कियों का। तो ऋत का मतलब होता है जो नियम, नैतिक धर्म, जिसे जरूर फॉलो करना चाहिए। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रकृति एवं नैतिक धर्म। अब ये सवाल था चैप्टर नंबर 3 से। तो ये कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू से जो अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अब हम पहुंचेंगे चैप्टर नंबर 4, और जो है विचारक, विश्वास और इमारतें। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस चैप्टर से कौन कौन से महत्वपूर्ण सवाल पूछे गए हैं, आइए एक झलक उनकी भी देख लेते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बेहद जरूरी है। सांची का स्तूप सर्वप्रथम निर्माण किसने करवाया? सांची का स्तूप कहां है, पहले तो ये जान लीजिए। तो रायसेन, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश, ठीक है। और ये बौद्ध स्मारक के तौर पर बहुत विश्व प्रसिद्ध है। तो स्तूप है, तो विश्व, पुष्यमित्र, शुंग, अशोक, हर्ष और कनिष्क। तो जाहिर सी बात है सही जवाब क्या हो जाएगा? अशोक इसका सही जवाब हो जाएगा। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ, विमल, महावीर या अजित? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 24वें तीर्थंकर थे महावीर, ठीक है। अगला सवाल, त्रिरत्न किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, भौतिकवादी या ब्राह्मण धर्म? तो त्रिरत्न, जिसमें सम्यक ध्यान, सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि। तो ये जो त्रिरत्न है, ये संबंध है किसका? ये संबंध है जैन धर्म से। ध्यान रखिएगा, बहुत क्वेश्चन ये पूछा जाता है। त्रिरत्न जो है जैन धर्म से संबंधित एक कंसेप्ट है। अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? अष्टांगिक मार्ग, जिसमें 8 मार्ग निवृत्ति के बताए गए हैं, मतलब मोक्ष के, जैन, बौद्ध, शाक्त या वैष्णव। तो ये किससे है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो त्रिरत्न वाला कंसेप्ट जैन धर्म में जाएगा, अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म में आएगा। एक अष्टांगिक योग होता है, ध्यान रखिएगा, वो योग जो दर्शन है उससे संबंधित है। देखिए भारतीय दर्शन में आप ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पढ़ाया था, ये बहुत पूछा जाएगा इस चैप्टर से। जो भारतीय दर्शन है, मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूं, थोड़ा यहां रिवाइज कर लीजिए, बहुत जरूरी है। जो पूरा भारतीय दर्शन है, ठीक है, ये भारतीय दर्शन के कुछ महत्वपूर्ण भाग हैं। ठीक है, कौन कौन से भाग हैं? तो एक है आस्तिक और एक है नास्तिक। तो आस्तिक कौन है? जो या तो वेदों में माने या भगवान ईश्वर में माने। नास्तिक क्या है? जो न वेदों को मानता है न भगवान को मानता है। तो आस्तिक में आपके 6 दर्शन है, जिसको हम बोलते हैं 60 दर्शन, ठीक है। 60 दर्शन के नाम से इनको जाना जाता है। 60 दर्शन, जो 6 दर्शन है।
कौन कौन से? सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, ठीक है, और एक लास्ट में आता है प्लस वेदांत। इसको उत्तर मीमांसा, इसको पूर्व मीमांसा भी कहते हैं। तो सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, ये छठा वेदांत, ये 6 दर्शन कुल भारत में आस्तिक दर्शनों में माने जाते हैं। ठीक है, सांख्य को लिखा है, जिनके नाम याद आ रहा है मैं आपको जरूर बता देता हूं, कपिल मुनि ने, योग को पातंजलि या पतंजलि जिसको आप कहते हैं, न्याय को गौतम, वैशेषिक कणाद, वेदांत शंकराचार्य। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये इन्होंने लिखा हुआ है। अच्छा, अगर आप नास्तिक में आएंगे, नास्तिक में आपको 3 प्रमुख रूप से दिखाई देंगे। एक चारवाक, जो चारवाक नहीं दिया है सिद्धांत, चारवाक का सिद्धांत। दूसरा बौद्ध, और तीसरा जैन। ठीक है, तो ये कुल मिला के 6 दर्शन ये हैं जो या तो ईश्वर में मानते हैं या वेदों में मानते हैं, और ये ना तो ईश्वर में मानते हैं ना वेद में मानते हैं। चारवाक तो कहता है जब तक जियो मौत से जियो, ऋण लेके घी पियो। बौद्ध भी क्या है, मध्यम मार्ग को मांगने वाले हैं, वो ईश्वर और वेद को नहीं मानते। जैन की भी वही स्थिति है। तो यही सारे क्वेश्चन यहां से उठ के बनते हैं। तो ये जो अष्टांगिक मार्ग है वो बौद्ध धर्म का ही संबंधित है। तो इतना अगर आप पिक्चर क्लियर रखेंगे तो आप कभी भी आसानी से चीजों को बता सकते हैं। ठीक है, आगे कंसेप्ट समझ में कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल लुम्बिनी, बोधगया, कुशीनगर, कपिलवस्तु। तो बुद्ध का महानिर्वाण, जहां उन्होंने शरीर छोड़ा, परिनिर्वाण कौन सा है? कुशीनगर। अच्छा, पूछा जाए क्वेश्चन, कुशीनगर किस महाजनपद में आता था? तो मल्ल महाजनपद में, एक तरह से राजधानी के तौर पर था। ठीक है, चलिए, ये अभी एक जिला है उत्तर प्रदेश में, पहले देवरिया जिला का हिस्सा होता था। गौतम बुद्ध की मां किस वंश से संबंधित थी? शाक्य, माया, लिच्छवी, कोली। ये सवाल बहुत बार पूछ लिया जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? कृष्ण प्रथम, कृष्ण द्वितीय, कृष्ण तृतीय, अमोघ वर्ग। सही जवाब हो जाएगा कृष्ण प्रथम। महावीर का जन्म स्थान कौन सा है? महावीर स्वामी जी ने जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर जो थे, अंतिम। कुंडग्राम, राजगीर, पाटलिपुत्र, मिथिला। सही जवाब हो जाएगा कुंडग्राम। बुद्ध का जन्म कहां हुआ? कपिलवस्तु, लुम्बिनी, उरुवेला, कुशीनगर। सही जवाब हो जाएगा लुम्बिनी। बुद्ध धर्म का प्रचारक रामानंद, महावीर, महात्मा गांधी, गौतम बुद्ध। जाहिर सी बात है गौतम बुद्ध थे। ठीक है, और इनको कहां पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? बोध गया, जो बिहार में है। इन्होंने पहले 2-3 स्थान ध्यान रखिएगा। लुम्बिनी जन्म स्थान, बोध गया ज्ञान प्राप्ति, सारनाथ प्रथम उपदेश, ठीक है, कुशीनगर महापरिनिर्वाण या मृत्यु। ये 4 स्थान है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको धर्मचक्र प्रवर्तन बोलते हैं, इसको महापरिनिर्वाण बोलते हैं। अगला सवाल है, महावीर स्वामी का जन्म हुआ 540 ईसा पूर्व, 530 ईसा पूर्व, 670 ईसा पूर्व या 400 ईसा पूर्व? सही जवाब 540 ईसा पूर्व। निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध का मूल नाम था? तथागत, गौतम, सिद्धार्थ या गौतमी पुत्र? तो नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, लकुलिस किस धर्म के मुख्य देवता हैं? वैष्णव, शैव, बौद्ध या जैन? शैव संप्रदाय के। शैव संप्रदाय के लोग किसको मानते हैं? शिव को। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? प्रभास, जमाली, आनंद या विपिन? सही जवाब हो जाएगा जमाली। और आनंद किसके शिष्य थे? गौतम बुद्ध के। तो ये सवाल था चैप्टर नंबर 5 का, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल थे, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब हम पहुंचेंगे चैप्टर नंबर 6,
भक्ति सूफी परंपराएं, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जिसमें एक तरफ सूफीवाद और सूफी सिलसिलों की बात हुई और दूसरी तरफ जो भारत में भक्ति परंपराएं जन्म ले रही थी, अलवार संत, नैनार संत, इसके अलावा जो उत्तर भारत में भी जो मीरा, रामानंद, बहुत सारे इस तरह के महत्वपूर्ण संत निकल के आ रहे थे और उन्हीं के बारे में चर्चा करते हुए पूरा चैप्टर है। इसको हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है, चैप्टर मैंने सारे डिटेल में करा दिए, आप जरूर देख लीजिएगा। आइए जरा सही सेशन में कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो पूछे गए हैं। पहला सवाल है, मातृ देवी की उपासना को मुख्यतः किसमें महत्व दिया जाता है? शाक्त संप्रदाय में, वैष्णव में, शैव में, इनमें से सभी? तो सही जवाब हो जाएगा शाक्त संप्रदाय, ये शक्ति यानी देवी की पूजा करते हैं। ठीक है, इसके अलावा वैष्णव संप्रदाय में विष्णु, किसको? विष्णु, और इनसे संबंधित संत होते हैं अलवार, अलवार संत। शैव संप्रदाय में शिव और इनसे संबंधित संत होते हैं नैनार। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो शक्ति या मातृ देवी शाक्त संप्रदाय। बासवन्ना के अनुयायी कौन कहे जाते हैं? वैष्णव, शाक्त, लिंगायत या जैन? सही जवाब हो जाएगा लिंगायत समुदाय के लोग कहे जाते हैं। अलवार संत किसके भक्त थे? शिव, विष्णु, ब्रह्मा या गणेश? सही जवाब हो जाएगा विष्णु। नैनार संत किसके भक्त थे? शिव, विष्णु, ब्रह्मा या इंद्र? सही जवाब हो जाएगा शिव। हुनूस दिल्ली दूर अस्त, दिल्ली दूर नहीं, दिल्ली दूर है, किसने कहा? सीदी मौला, निजामुद्दीन औलिया, फरीदुद्दीन बलबन, निजामुद्दीन औलिया, जिनकी दरगाह भी है निजामुद्दीन दिल्ली में। ठीक है, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर सबसे बड़ा उर्स मेला कहां लगता है? चिश्ती सिलसिले के थे ये। बीकानेर, अजमेर, दिल्ली या लखनऊ? सही जवाब क्या हो जाएगा? अजमेर। कहां? राजस्थान में। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इन्हीं के नाम पर या इन्हीं को समर्पित होकर बनाया गया है कुतुब मीनार। ये ध्यान रखिएगा, जो शुरू कराया कुतुबुद्दीन ऐबक ने और खत्म किया इल्तुतमिश ने। तो इनका जन्म कब हुआ? ये बहुत महत्वपूर्ण कौन थे? सूफी संत थे। 1173, 1235, 1265, 1325? सही जवाब हो जाएगा 1173। महबूब ए इलाही किन्हें कहा जाता है? बाबा फरीद, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, निजामुद्दीन औलिया, अमीर खुसरो? सही जवाब हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया। ये सब पूछे गए सवाल है, इसलिए बता रहा हूं आपको मैं। खालसा पंथ सिख धर्म से संबंधित, इसके संस्थापक कौन थे? गुरु नानक, अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह? सही जवाब क्या हो जाएगा? गुरु गोविंद सिंह। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की मृत्यु हुई 1235 में, 1265 में, 1325 में, 1356 में? सही जवाब क्या हो जाएगा? 1235 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहां है? अजमेर, दिल्ली, अजोधन, जयपुर? सही जवाब क्या हो जाएगा? निजामुद्दीन औलिया की दिल्ली में है, हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। तो ये था भक्ति सूफी परंपरा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसके इर्द गिर्द ये पूरा चैप्टर घूमता है। और अब हम पहुंचे हैं पार्ट 7, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। तो कर्नाटक का जो हम्पी का इलाका है, जहां पर हरिहर और बुक्का नामक दो महान भाइयों ने इसकी स्थापना की थी। पहले वो कन्वर्ट हो गए थे इस्लाम में, फिर हिंदू में कन्वर्ट हुए और इन्होंने इस राज्य की स्थापना की। और कृष्णदेव राय जो हैं, ये बहुत ही शक्तिशाली राजा इस पूरी साम्राज्य में हुए। ये हिंदू संस्कृति को लेकर विरूपाक्ष मंदिर और बड़े बड़े मंदिरों के लिए और सांस्कृतिक जिसको कहते हैं विरासत को संरक्षित रखने के लिए जाना जाता है ये पूरा एम्पायर। और एक शक्तिशाली एम्पायर भी था जो अगल बगल के कई सारे साम्राज्यों से लड़ रहा था, संघर्ष कर रहा था। तो विजयनगर एम्पायर की अगर बात करें तो पहला सवाल है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? यह सवाल बहुत पूछा जाता है, न सिर्फ 12वीं के लिए बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। 1336, 1337, 1338, 1340? सही जवाब हो जाएगा 1336 ईस्वी, 1336 AD। ठीक है, चलिए अगला, विजयनगर की स्थापना कब की गई? 11वीं शताब्दी, 12वीं, 13वीं, 14वीं? 1336 है तो 14वीं शताब्दी हो जाएगी। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? हरिहर एवं बुक्का ने, कृष्णदेव राय ने, राम राय ने, देवराय द्वितीय ने? तो स्थापना की हरिहर बुक्का ने और सबसे महत्वपूर्ण शासक रहे कृष्णदेव राय। अगला सवाल, हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता कब मिली? 1973 में, 1974 में, 1975 में या 1976 में? तो 1976 में। यहाँ का विरूपाक्ष मंदिर बहुत फेमस है, रथ वाला जो मंदिर आपने देखा होगा अक्सर इमेजेस वगैरह में। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? श्रीकालाहस्ती, तिरुपति, हम्पी या भद्राचलम? सही जवाब हो जाएगा हम्पी में। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर विजय कब प्राप्त की गई? 1508, 1509, 1510, 1511? सही जवाब 1510। तो ये था चैप्टर नंबर 8 का जो आपसे संबंधित विजयनगर एम्पायर वाला जो पूरा इंपॉर्टेंट चैप्टर था। अब हम देखेंगे शासक और इतिवृत्त, यानी मुगल दरबार की तरफ चलेंगे मध्यकालीन भारत में।
और यहां पर थोड़ा सा समझेंगे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हैं और आपके परीक्षा के लिए आज भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। तो इसमें पहला सवाल है, शेरशाह ने कब बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को हराया? आपको पता है कि बाबर 1526 में आता है, इब्राहिम लोदी को हराकर पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद भारत में मुगल वंश की स्थापना होती है। उसके बाद 1530 में मृत्यु के बाद शेरशाह आता है, लेकिन शेरशाह को हुमायूं आते हैं और हुमायूं को बहुत परेशान किया शेरशाह सूरी ने और उसको भगा के कुछ दिन सूरवंश की स्थापना भी की। तो ये जो हुआ कहानी, ये हुआ 1538 में। शाहजहां कब सिंहासन पर बैठा? 1627, 1628, 1629, 1630। सही जवाब हो जाएगा 1628। मनसबदारी व्यवस्था जहांगीर, अकबर, औरंगजेब या शाहजहां? तो ये जाहिर सी बात अकबर का था। अकबर की जो भू राजस्व प्रणाली थी उसका सबसे इंपॉर्टेंट आदमी कौन था? टोडरमल। और इसने क्या व्यवस्था दी थी? जब्ती प्रणाली। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मनसबदारी व्यवस्था भी उसने ही की थी। जहांगीर के शासनकाल में किस कला का चरमोत्कर्ष हुआ? मूर्ति कला, स्थापत्य कला, चित्रकला या सुलेखन कला? सही जवाब हो जाएगा चित्रकला का, ठीक है। मुगल वंश का प्रथम शासक अकबर, शाहजहां, शेरशाह या बाबर? जाहिर सी बात है बाबर। और कब आया? 1526। किसको हराया? दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है। चलो ग्रेट। अगला सवाल है, मंसूर किसके काल का प्रसिद्ध चित्रकार है? अकबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां? सही जवाब हो जाएगा जहांगीर। हुमायूं नामा के रचयिता कौन है? बाबर, रामाबाई, गुलबदन बेगम, जीजाबाई? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हुमायूं नामा के हैं गुलबदन बेगम। अगला सवाल है, अकबर नामा के लेखक कौन थे? अकबर नामा की रचना किसने की? गुलबदन बेगम, अकबर, जहांगीर या अबुल फजल? तो ये किसने की थी? अबुल फजल ने की थी। इसी अकबर नामा का एक हिस्सा था आईने अकबरी, आईने अकबरी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। अगला सवाल, बुलंद दरवाजा कहां है? आगरा, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी या लखनऊ? तो आपको पता है कि बुलंद दरवाजा अकबर की ही बनाई हुई ये एक तरह से मॉन्यूमेंट है और उन्होंने गुजरात विजय को सेलिब्रेट किया था। तो यह है फतेहपुर सीकरी, उत्तर प्रदेश में। लाहौर के किले का निर्माण किसने कराया? बाबर ने, हाजी बेगम ने, अकबर ने या जहांगीर ने? सही जवाब हो जाएगा अकबर ने कराया था। बाबर नामा के रचयिता कौन है? बाबर, हुमायूं, गुलबदन बेगम, जौहर? सही जवाब हो जाएगा बाबर नामा के रचयिता बाबर है। अकबर ने गुजरात पर विजय कब प्राप्त की? 1570, 1572, 1575, 1580? तो सही जवाब हो जाएगा 1572, 1572 में। हुमायूं गद्दी पर कब बैठा? 1530, 31, 32, 45? तो 1530 में बैठा था, जैसे ही बाबर की मृत्यु हुई 1530 में ये गद्दी पे बैठा था। शालीमार बाग कहां है? दिल्ली, आगरा, लाहौर या कश्मीर? सही जवाब हो जाएगा कश्मीर। अगला सवाल है, बादशाह नामा के लेखक कौन थे? तो ये अबुल फजल का एक शिष्य था लाहौरी। तो गुलबदन बेगम, अबुल फजल, जहांगीर, लाहौरी? सही जवाब हो जाएगा लाहौरी। अकबर का मकबरा कहां है? लाहौर, काबुल, दिल्ली या सिकंदरा? तो यह है सिकंदरा में, ठीक है। रज्मनामा फारसी अनुवाद है किसका? रामायण का, भागवत पुराण का, महाभारत का या भगवत गीता का? यह भी क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है, बहुत पूछा जाता है सवाल। ये सही जवाब हो जाएगा महाभारत का। बाबर की मृत्यु कब हुई? 1526, 27, 27, 29 या 30? सही जवाब हो जाएगा 1530। फिर हुमायूं गद्दी पर बैठा था। चंदेरी का युद्ध कब हुआ? तो बाबर गद्दी संभालने के बाद उसको कुछ युद्ध लड़ने पड़े, उसमें एक चंदेरी भी था, जिसमें ऑप्शन थे 1526, 1527, 1528 या 1529। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? इसमें सही जवाब हो जाएगा 1528। पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया? 1740, 1750, 1756 या 1761? सही जवाब हो जाएगा 1761। औरंगजेब ने जजिया कर पुनः कब शुरू किया? 1669, 1670, 1679 या 1680? सही जवाब क्या हो जाएगा? 1679। कमेंट बॉक्स में बताइए कितने सही हो रहे हैं आप। अगला सवाल है, मयूर सिंहासन बनवाया था किसने? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, बाबर ने? जाहिर सी बात है शाहजहां इसका सही जवाब हो जाएगा, बहुत फेमस है। शिवाजी का जन्म किस वर्ष में हुआ? 1615, 1627, 1630, 1632? मराठा साम्राज्य से संबंधित प्रश्न है, 1630 में। बुलंद दरवाजा किसने बनवाया? शाहजहां, बाबर, अकबर, औरंगजेब? तो बुलंद दरवाजा बनवाया था किसने? अकबर ने। यह भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। तो ये था इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 9 से सवाल जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 10 के तरफ, उपनिवेशवाद और देहात। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे क्या क्या प्रश्न आए हैं इसको भी देख लेते हैं।
तो एक पहला सवाल है इसमें, इस्तमरारी बंदोबस्त या बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किस वर्ष लागू किया गया? स्थायी बंदोबस्त के बारे में मैंने आपको बताया था कि एक जमींदारों को दे दी जाती थी व्यवस्था कि वो क्या करेंगे, वो किसानों से एक निश्चित अमाउंट का कर वसूल करके अंग्रेजों को दे देंगे, उसके बाद वो उनसे कितना वसूलते हैं उस पर कोई लिमिट नहीं थी। तो ये सवाल, ये जवाब इसका हो जाएगा 1793, और कॉर्नवालिस उस समय आ चुका थे भारत में। 1793 में जब बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया तो गवर्नर जनरल कौन था? चार्ल्स कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हेस्टिंग्स। सही जवाब हो जाएगा चार्ल्स कॉर्नवालिस। बहुत इंपॉर्टेंट ये नाम है। पांचवी रिपोर्ट, जिसको पंचम रिपोर्ट कहा जाता है, 1811, 1812, 1813, 1814, तो ये 1813 में आई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फ्रांसिस बुकानन कौन था? एक चिकित्सक था, दार्शनिक था, इतिहासकार था, कवि था। जाहिर सी बात है, एक चिकित्सक था, घूमता रहा वो। संथाल विद्रोह जो जस्ट 1857 की क्रांति के आसपास ही हुआ, और जो एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ लेकिन बाद में उसको दबा दिया गया, वो किसमें था? 1855-56 में। उसके बाद तो 1857 की क्रांति ही हो गई थी। संथाल विद्रोह के दौरान कितने संथाल मारे गए? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? लगभग 15,000 से अधिक संथाल मारे गए। तो ये संथाल जिसको पहले बढ़ावा दिया था पहाड़िया लोगों के खिलाफ, और बाद में उनको विद्रोह में मारा गया। दक्कन विद्रोह कब हुआ? 1873, 1874, 1875, 1876। सही जवाब हो जाएगा 1875। सरकार ने कब दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1879 के माध्यम से महाजनों के खिलाफ कुछ संरक्षण प्रदान किए? तो 1879, 1880, 1881, 1882। सही जवाब हो जाएगा 1879 में ये दिए गए थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो मद्रास प्रेसिडेंसी में थी, रैयत का मतलब होता था क्या? देखिए, जो भू राजस्व प्रणाली थी वो उसमें 3 व्यवस्थाएं थी। एक थी स्थायी बंदोबस्त, जो बंगाल के आसपास के क्षेत्रों में थी, जिसमें जमींदारी हावी थी। दूसरा थी रैयतवाड़ी, ये मद्रास, बॉम्बे में भी। रैयत का मतलब होता है किसान, ठीक है, सॉरी, किसान, ठीक है, यानी सीधे किसानों से कर लेना, बीच में कोई जमींदार नहीं। और एक था महलवाड़ी, ये उत्तर भारत में थी, जिसमें कई गांवों का एक समूह मिलकर महल बनता था। तो ये जो रैयतवाड़ी थी वो कहां थी? वो बंबई, मद्रास, असम, ये लगभग तीनों जगह पर थी, लेकिन बंगाल में नहीं थी, ध्यान रखिएगा। संथाल आंदोलन किससे संबंधित है? जनजाति से, कृषक आंदोलन से, मजदूर आंदोलन से, इनमें से सभी। सही जवाब क्या हो जाएगा? जनजाति आंदोलन से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे चैप्टर नंबर 10 के। अब आते हैं विद्रोही और राज, जो 1857 की क्रांति हुई, विद्रोह हुआ, उससे संबंधित कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला सवाल आएगा कि बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? मौलवी अहमदुल्लाह, कुंवर सिंह, खान बहादुर खान, तात्या तोपे। तो कुंवर सिंह और जिनके भाई अमर सिंह, और ये आरा बिहार से संबंधित थे, तो कुंवर सिंह इसका सही जवाब हो जाएगा। शाह अमल कहां के निवासी थे? मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बड़ौत, बागपत। सही जवाब हो जाएगा बड़ौत। लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? दिल्ली में बहादुर शाह जफर, पटना में कानपुर में नाना साहब, और कुंवर सिंह बिहार में आप देख रहे थे हजरत महल। तो इसमें लखनऊ पूछा है, तो लखनऊ का तो सवाल बेगम हजरत महल हो जाएगा। 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का संग्राम कहा। बीजी तिलक ने, आरसी मजूमदार ने, वीडी सावरकर ने, एएम सेन ने। तो वीडी सावरकर ने सवाल पूछ सकता है, यह भी हाल में 2022 में पूछा भी गया है। 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन था? शाह आलम, बहादुर शाह जफर, अकबर द्वितीय, औरंगजेब। तो बहादुर शाह जफर था। और जब मेरठ में हंगामा हुआ, मेरठ में विद्रोह हुआ, तो वहां से सिपाही दिल्ली आए और बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित किया। मेरठ छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह किया। 10 मई 1857, 15 मई 1857, 20 मई 1857 या 25 मई 1857। सही जवाब हो जाएगा 10 मई 1857। व्यापक नीति, जिसको क्या कहा जाता है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, तो व्यापक नीति किसने चलाई? कैनिंग, कर्जन, डलहौजी, हेस्टिंग। जाहिर सी बात है डलहौजी ने चलाई थी, जो हड़प नीति एक तरह से थी, जिससे राज्य को हड़प लिया जाता था। ठीक है, 1857 की क्रांति किस शहर में हुई? कलकत्ता, दिल्ली, इलाहाबाद, मेरठ। तो जाहिर बात है मेरठ की छावनी से शुरू हुई थी। 10 मई 1857 में सैनिकों ने खुला विद्रोह कहां किया? कानपुर, बैरकपुर, मेरठ, बरहामपुर। बैरकपुर में पहले हो चुका था जब मंगल पांडे वाला समय था, तो ये मेरठ में हुआ। सहायक संधि का संबंध किससे है? इसको अंग्रेजी में कहा जाता था सब्सिडियरी अलायंस।
जिसमें उनको अपने खर्चे पे अंग्रेजी सेना रखना होता था राजाओं को, और सारे बाहरी निर्णय वहां पर अंग्रेज उनके लिया करते थे। तो ये था कर्जन, वेलेस्ली, कॉर्नवालिस, हेस्टिंग, तो ये था वेलेस्ली से संबंधित नियम। तो ये 1857 की क्रांति से संबंधित कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हो, तो मैं प्रैक्टिस कराऊंगा ये आपको। जो हाल फिलहाल में पूछे गए सवाल है उनका मैंने आपको डिटेल बताया। अब महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, इससे संबंधित कौन कौन से प्रश्न हैं इनको जरा सा देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? अगस्त 1942, सितंबर 1942, अक्टूबर 1942, नवंबर 1942, तो 8 अगस्त 1942, ठीक है, 9 अगस्त भी। प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा कब हुई? 16 नवंबर 1921, 17 नवंबर 1921, 18 नवंबर 21, 19 नवंबर 1921, 17 नवंबर 1921। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ? ढाका, लाहौर, लखनऊ, वर्धा, और इसमें जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की। ठीक है, और यहां पर क्या हुआ? पूर्ण स्वराज की मांग की गई। पूर्ण स्वराज की मांग, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सही जवाब हो जाएगा लाहौर में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ? एकमात्र गोलमेज सम्मेलन जिसमें गांधी शामिल हुए थे, 1930, 31, 32, 33। सही जवाब क्या हो जाएगा? 1931। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 1941, 1942, 1943, 1944। सही जवाब क्या हो जाएगा? 1942 में। अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना हुई 1884, 85, 86, 87। तो 1885 में हुई थी। एओ ह्यूम ने इसमें भूमिका निभाई थी महत्वपूर्ण। मुस्लिम लीग ने उपमहाद्वीप के मुस्लिम बहुल इलाकों के लिए कुछ स्वायत्तता मांगी। जनवरी 40 में, फरवरी 40 में, मार्च 1940 या अप्रैल 1940। सही जवाब हो जाएगा मार्च 1940 में। ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का प्रकाशन किया जवाहरलाल नेहरू ने, जयप्रकाश नारायण ने, नरेंद्र देव ने, एनजी रंगा ने। सही जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन गांधी जी से संबंधित नहीं था? असहयोग बिल्कुल था, सविनय अवज्ञा भी था, भारत छोड़ भी था। होम रूल आंदोलन नहीं था, वो एनी बेसेंट वाला आंदोलन था। ठीक है, बाकी आप इसमें कह सकते हैं 1920, 1929-30, और भारत छोड़ो आंदोलन तो आप कह सकते हैं 1942। ये सब तीनों गांधी जी से थे। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया, जिसको आप नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बोलते हैं? 1920, 1925, 1930, 1935। सही जवाब 1920। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1930, 1931, 1932, 1935। सही जवाब हो जाएगा 1930, और इसमें कांग्रेस या गांधी जी ने भाग नहीं लिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1918, 1919, 1920, 1921। सही जवाब हो जाएगा 1919। ठीक है, किस नेता को महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कहा जाता है, जिनके सलाह पर उन्होंने पूरे भारत की यात्रा की? जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले। सही जवाब हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक किसने लिखी? वीडी सावरकर, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। सही जवाब हो जाएगा वीडी सावरकर ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहां हुई? दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, सूरत। सही जवाब क्या हो जाएगा? मुंबई में हुई थी। साइमन कमीशन भारत कब आया? 25, 26, 27, 28, 1928। नेहरू रिपोर्ट के ठीक बाद। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, नेहरू या स्वामी विवेकानंद। सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी, जिसको हिंदी में कहा जाता है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। महात्मा गांधी को किसने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था? सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू। सही जवाब क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सूरत में कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? 1905, 1906, 1907, 1909। सही जवाब 1905। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल था जो गांधी जी वाले चैप्टर से था। अब संविधान का निर्माण जो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे सवाल देख लेते हैं। पहला है, संविधान कब पूर्ण रूप से लागू हुआ? 24 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 या 27 जनवरी 1950। सही जवाब हो जाएगा 26 जनवरी 1950, जिसको हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारा संविधान वैसे 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, जिसे हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। जो 2 साल 11 महीना 18 दिन में बना था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगला सवाल है, ऐतिहासिक उद्देश्य से प्रस्ताव कब पास किया, जिसको प्रियम्बल जिससे पास हुआ था, उद्देशिका वाला।
12 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, 14 दिसंबर 1946, 15 दिसंबर 1946। सही जवाब हो जाएगा 13 दिसंबर 1946। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उद्देशिका या संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो सही जवाब हो जाएगा जो संविधान की आत्मा कहलाता है वो हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अनुच्छेद, आर्टिकल 32 कहते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि अगर ये नहीं रहेगा तो कोई भी किसी के मौलिक अधिकारों को छीन सकता है। तो घ इसका सही जवाब हो जाएगा, ग नहीं। केंद्र में अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? 1 सितंबर 1946, 2 सितंबर 1946, 3 सितंबर 1946 या 4 सितंबर 1946। सही जवाब हो जाएगा 2 सितंबर 1946 को एंटरिंग गवर्नमेंट बनी थी, बाद में फिर इलेक्शन हुए थे 50 में। एनजी रंगा थे एक अनुसूचित जाति के सदस्य, एक आदिवासी, एक अल्पसंख्यक, एक सवर्ण सदस्य। तो एक आदिवासी सदस्य थे जो संविधान सभा के मेंबर थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना आयोग स्थापित हुई, उसके बाद प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली थी, जिसे कहा गया हेराल्ड डोमर मॉडल प्लान। हेराल्ड डोमर मॉडल जो कृषि पर आधारित थी। तो ये कब लागू हुई? जाहिर सी बात है 1951 में। पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हुई? तो इसमें सही जवाब हो जाएगा 1964। राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? 1950, 1952, 1954, 1956। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना 53 में और 56 में पुनर्गठन किया गया था। भारत संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? पंडित मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। विश्व इतिहास की झलक, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, जाकिर हुसैन नेहरू, किसने लिखा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने ये लिखा था। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है जिस पर सीरीज भी बनी है दूरदर्शन पे। इसके लेखक भी कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल थे जो आपके इतिहास के चैप्टर से पूछे गए हैं हाल के सालों में। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे जो मैंने एक तेजी से झलक के रूप में आपको दिखाए हैं, ताकि आप अपनी तैयारियों को ठीक से जांच कर सकें, इसमें कितने सही और गलत जवाब हो रहे हैं इसको लिख सकें, समझ सकें। और इसमें अगर किसी तरह की कोई समस्या या दुविधा हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कि इसके अलावा मैं दीर्घोत्तरी और जो दीर्घोत्तरी और लघुत्तरी प्रश्न है उनका भी सीरीज करवाऊंगा, और इतिहास के अलावा राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र और भूगोल के भी ऐसे प्रश्न मैं जरूर आपको शेयर करूंगा जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। इसके अलावा आप ये ध्यान रखिए कि मैग्नेट ब्रेन्स का जो प्लेटफॉर्म है, मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट या एप्लीकेशन, वहां से ये सारी चीजें आप फ्री में पढ़ सकते हैं। इंग्लिश मीडियम, NTSC, CUET, CBSE, हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड। मैग्नेट ब्रेन्स के जो सोशल मीडिया हैंडल्स में ट्विटर, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इनको आप जरूर फॉलो करिए। इसके अलावा जो कुछ भी आपके डाउट्स हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और बुक्स और ई बुक्स के भी लिंक वीडियोस में दिए हुए हैं। किसी तरह की कोई डाउट, समस्या, परेशानी हो तो बताइएगा। शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय।